Assalamualaikum dear students, I am Muhammad Usman Akram and welcome to Physics Planet. We are going to discuss the topic source of current. आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक सोर्स ऑफ करंट है और दूसरा इफेक्ट ऑफ करंट है। इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोर्स ऑफ करंट क्या होते हैं। आपको इसके जो टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा कि सोर्स ऑफ करंट, कितने सोर्स ऑफ करंट होते हैं हमारे पास। मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्स ऑफ करंट होते हैं। कभी जो है हम बैटरी से जो है वो करंट ले रहे होते हैं, कभी हमारा जो घर के बाहर मीटर लगा होता है वहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट ले रहे होते हैं, कभी हम जो है वो सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ले रहे होते हैं, कभी हमारे घरों में जो जनरेटर चल रहे होते हैं उनसे भी हम वही वाला काम ले रहे होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि सोर्स ऑफ करंट जो हैं वो क्या होते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास दो मेटल प्लेट्स हैं या कोई मेटल वायर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ पोटेंशियल के ऊपर मौजूद हैं। एक जो वायर है या एक प्लेट है, एक रॉड है, उसका पोटेंशियल जो है वो हाई है, दूसरे का पोटेंशियल जो है वो लो है। हम क्या करते हैं, उनको ये जो है वो हाई है, पॉजिटिव वाले को एज अ कन्वेंशन हमने जो है वो पॉजिटिव वाले को हाई पोटेंशियल कह दिया और इसको लो पोटेंशियल कह दिया और इसको एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से जो करंट है वो फ़्लो करना शुरू करता है लो पोटेंशियल की तरफ। हमें पता है कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है। हम कहते हैं कि हाई पोटेंशियल से जो चार्जेस हैं वो फ़्लो करते हैं लो पोटेंशियल की तरफ। और ये कब तक फ़्लो करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जो पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो है दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी। तब तक हम कहते रहेंगे कि इनका जो पोटेंशियल है वो सेम हो गया है और करंट जो है वो मज़ीद नहीं बहेगा, करंट बहना सीज़ हो जाएगा। वो कब होगा, जब वैल्यू ऑफ हायर पोटेंशियल जो है, जो हाई पोटेंशियल पे प्लेट है वो और इक्वल हो जाए उसका पोटेंशियल जितना लो पोटेंशियल पे, लो प्लेट पे पोटेंशियल था। ठीक है, दोनों जो पोटेंशियल की वैल्यू जब सेम हो जाएंगी तो करंट मज़ीद बहना, फ्लो करना बंद कर जाएगा। Every source of current converts non-electrical energy into electrical energy। हर जो सोर्स है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये जो करंट है वो कंटिन्यूसली जो है वो फ़्लो करता रहे, वो जो इनके दरमियान एक पोटेंशियल है वो एक कांस्टेंट वैल्यू में रहे, वो पोटेंशियल जो है वो कभी सेम ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक जो कंडक्टर है, एक जो मेटल वायर, एक जो मेटल है रॉड है, उसको हम एक हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे, दूसरे को लो पोटेंशियल पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से कनेक्ट करें कि उनका जो पोटेंशियल है वो एक कांस्टेंट पोटेंशियल रहे और करंट जो है हमेशा उनके दरमियान फ़्लो करता रहे। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सोर्स ऑफ करंट की। और सोर्स ऑफ करंट आपको जैसा कि बताया है कि नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो सोर्स ऑफ करंट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो सोर्स ऑफ करंट हैं, जो कभी केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कभी सनलाइट जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कभी जो है हीट एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मुख्तलिफ सोर्स हैं जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आपकी बुक में 4 किस्म के जो सोर्स ऑफ करंट हैं वो मेंशन हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो सेल। ठीक है, सेल क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो आप सेल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ये क्या कर रहे हैं, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। इसी तरह से इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी तरह से आपके पास थर्मोकपल है, ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सोलर सेल है, बेस्ट एग्जांपल है। आजकल आप अक्सर देखते हैं कि जो
सोलर सेल जो हैं, सोलर प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ घरों की छतों के ऊपर, और वो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक के सोर्स ऑफ करंट क्या होते हैं और कौन कौन सी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट जो है उसका इफ़ेक्ट होता है जब करंट किसी मेटल में से फ़्लो करता है, तो एक तो हम टेस्टर से चेक करते हैं कि उसमें से करंट फ़्लो कर रहा है, और इसके अलावा और भी कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। करंट जो है जब पास होता है किसी मेटल वायर में से, किसी चीज़ में से, तो वहाँ पे ये अपना एक इफ़ेक्ट छोड़ता है। उस इफ़ेक्ट की वजह से हम पता चला लेते हैं कि इस मेटल के अंदर, इस बॉडी के अंदर, इस लिक्विड के अंदर करंट फ़्लो कर रहा है या नहीं। ठीक है जी। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द वेरियस इफेक्ट। वो वेरियस इफेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास है हीटिंग इफेक्ट है, फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट है, फिर है केमिकल इफेक्ट है, और ये एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। तो हीटिंग इफेक्ट सबसे पहले है। आपको पता है कि जब किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वो क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। एक हमारे पास मेटल वायर है, मेटल वायर को आपने क्या कर दिया, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ जब मूव करना शुरू करते हैं तो उनको बहुत सारे एटम्स और आपस में उनकी जो कोलिजन है वो होती है। जब वो कोलाइड करते हैं तो आपको पता है जब भी बॉडी जो है वो मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करके एटम्स के साथ टकराते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ करते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफ़र कर देते हैं किन को, एटम्स को। ठीक है। तो वहाँ पे जो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है। तो जब चीज़ें कोलाइड करती हैं, आपने अक्सर देखा होगा कोई भी चीज़ जब कोलाइड करती है, आपस में चीज़ें टकराती हैं, तो वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट पैदा होता है, वहाँ पे हीट पैदा होती है। ठीक है। चाहे मैं इन दो चीज़ों को आपस में टकरा रहा हूँ तो इनके दरमियान में हीट पैदा हो रही है। कोई हैवी ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तब भी जो है हीटिंग इफ़ेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, ये देखें, ये मैंने एक मेटल बनाया हुआ है। ये ब्लू जो हैं ये इलेक्ट्रॉन हैं और रेड जो हैं वो हैं एटम्स। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इनके साथ टकराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ करते हैं और एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और वो एनर्जी कौन सी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये एक रिलेशन है, आपकी बुक वाले ने दिया है, H=I²RT। ये जो रिलेशन है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। ये इन्फॉर्मेशन क्या देता है कि जितना, ये देखें इनका रिलेशन जो है देख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना ज़्यादा करंट जो है किसी कंडक्टर में से पास करता है उतना ज़्यादा जो है वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको बियर करना पड़ेगी उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी और उतना ज़्यादा ही वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट होगा। जितने ज़्यादा टाइम के लिए हम इलेक्ट्रॉन को फ़्लो करवाएंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी, उतना ज़्यादा करंट उतनी देर के लिए फ़्लो करेगा और उतना ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट वहाँ पे होगा। अच्छा, अब कोई भी चीज़ है हमारे, उसके पास कुछ ना कुछ यूजेस तो होते ही हैं। इसी तरह से हीटिंग इफ़ेक्ट जो है इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, इसके यूजेस हैं इलेक्ट्रिक हीटर पे हैं, इसके अलावा केटल्स में, इलेक्ट्रिक केटल्स में, टोस्टर्स में है, और इलेक्ट्रिक आयरन जो है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक जो इफ़ेक्ट है करंट के उसमें हीटिंग इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जब किसी कंडक्टर में से, जब किसी मेटेलिक वायर में से करंट पास करता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ पे आप याद रखें कि जब हम किसी सोर्स के साथ किसी कंडक्टर को अटैच करते हैं तो उसके इर्द गिर्द इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है इस तरह से जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, जितना हम उस करंट एलिमेंट के करीब रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी।
ठीक है जी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द करंट, कि उस कंडक्टर में से कितना ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसी तरह से डिस्टेंस फ्रॉम द करंट एलिमेंट, जितना डिस्टेंस इस लेट्स सपोज ये वो करंट एलिमेंट है, इसमें से जितना ज़्यादा करंट पास करेगा इसके उतना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना इसके करीब होंगे उतनी हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। जैसे जैसे हम इससे अवे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ठीक है जी। जिस तरह से हम चार्ज की गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानते हैं, उसी तरह से वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे भी समझने के लिए आप लगा सकते हैं। इस तरह से इसके भी कुछ जो हैं वो यूजेस हैं। डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये डिटेक्ट करने के लिए और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। ऑल द इलेक्ट्रिक मोटर जो हैं सारी की सारी जितनी की भी हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है। इसके अलावा आपकी बुक वाले ने मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो बना के उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शो करवाई है, वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इफ़ेक्ट। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना है। केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो क्या होता है? सम लिक्विड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे हमारे पास लिक्विड्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर हमारे पास कॉपर सल्फेट है, जैसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर सकता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल चेंजेस आती हैं। जब वो केमिकल चेंजेस आती हैं तो उन केमिकल चेंजेस की स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसी को देख के सारे का सारा जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। ओके, हमारे पास ये जो सॉल्यूशन होता है, जब हम लेट्स सपोज कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, यानी कि कोई हमने ले लिया है लिक्विड, ठीक है, कॉपर सल्फेट ले लें या कोई भी ले लें, उसको जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। ये जो हमारे पास चैम्बर है, ठीक है, जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जिसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है उसे हम बोलते हैं वोल्टामीटर, ठीक है। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या काम करते हैं? ये जो सोर्स लगा हुआ है उससे करंट को या तो लेके आते हैं यहाँ से, या लेके जाते हैं, ठीक है। इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये मेटल वायर्स हो सकती हैं, ये रॉड हो सकते हैं, या मेटल प्लेट्स हो सकती हैं, जिनकी मदद से इस जो हमारे पास वोल्टामीटर है उसके अंदर जो करंट है उसको इन किया जाता है, या आउट ऑफ द वोल्टामीटर हम लेके जाते हैं करंट को, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम एनोड का नाम देते हैं, दूसरे को हम कैथोड का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास मेटल प्लेट कनेक्ट की जाएगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ उसको हम नाम देते हैं एनोड का, और जिस मेटल प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ उसको हम नाम देंगे कैथोड का, ठीक है जी। दो तरह के होते हैं इलेक्ट्रोड जो है वो दो तरह के होते हैं। मेटल प्लेट्स होती हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनोड, और अगर हम इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये हमारे पास एमीटर है। एमीटर आपको पता है कि क्या करता है? करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। और ये हमारे पास मेजर करने के लिए, और ये हमारे पास सोर्स है, ठीक है, बैटरी है, और ये कोई रेजिस्टेंस है जो हमें बताएगी, या कोई बल्ब है या कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस है जो इसको कंज्यूम कर रही है, जिससे हमें पता चलता है कि करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, और ये करंट को मेजर करता है। ओके, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस और वोल्टामीटर के बारे में आपको पता चल गया। ओके, जब भी
हम क्या करें कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट का है। जब हम कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कराते हैं, उसके अंदर डालते हैं, तो क्या होता है कि कॉपर जो है पॉजिटिव आयन और सल्फेट जो है वो आयन जो हैं, कॉपर और सल्फेट आयन जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसको करंट यहाँ से पास करवाते हैं, यहाँ से इसको सोर्स के साथ अटैच करवाते हैं, तो इससे करंट जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाता है। जब करंट कंडक्ट होना शुरू हो जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होता है तो यहाँ से कॉपर आयन और जो इलेक्ट्रॉन है दो आपस में मिलते हैं और हमारे पास एक कॉपर एटम जो है वो बन जाता है। वो कॉपर एटम जो है वो जाके इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है जी, दोबारा से सुने। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर आयन मौजूद हैं। जब इसमें से करंट पास करता है तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके साथ कंबाइन होता है और एक एटम बना देता है। वो एटम जो है इस कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पे एक रिलेशन जो है हमें देखने को मिलता है, कॉपर प्लस दो इलेक्ट्रॉन और हमारे पास कॉपर एटम जो है वो मिलता है। कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड, SO4 जो हमारे पास ये आयंस SO4 आयंस हैं वो क्या होते हैं, मूव टूवर्ड द एनोड। वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। Cu आयंस फ्रॉम Cu एटम फ्रॉम एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन। Cu एटम जो हैं वो यहाँ से इस एनोड से यहाँ से डिज़ोल्व होते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ आयन, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ आयन जो हैं यहाँ से इसमें डिज़ोल्व होते हैं और यहाँ पे आपके पास चूँकि जो SO4 आयन जो हैं इसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं, उसके साथ फिर से कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके हमारे पास एक रिलेशन आता है, एक रिएक्शन जो है वो होता है Cu प्लस SO4 आयन और ये हमारे पास बन जाते हैं CuSO4। ठीक है, ये हमारे पास फिर से यहाँ पे ये बनता रहता है और ये जो है इस तरह से एक सिलसिला चलता रहता है कि यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं, एटम्स हैं, वो डिज़ोल्व होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयन इसके अंदर और यहाँ पे जो कॉपर एटम है वो यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं और यहाँ से जो कॉपर आयंस हैं वो इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ SO4 आयंस के साथ मिलके एक दोबारा से जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो बनाते रहते हैं और इस तरह से इनकी जो कह लें कि रेशो है इसकी इलेक्ट्रोलाइट की वो सेम रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। Cu एटम कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन द कैथोड while on the equal amount from the anode dissolve into the solution। ठीक है जी, Cu एटम जो हैं वो कंटिन्यूसली डिपॉजिट होते रहते हैं। जैसा कि स्टार्ट में हमने कहा था कि ये जो Cu एटम है वो कंटिन्यूसली यहाँ से इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं और यहाँ से कंटिन्यूसली ये जो कॉपर एटम्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आयंस इस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होते रहते हैं और यहाँ से ये इधर जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं और एक रेशो जो है वो बने रहती है और इसकी रेशो में कोई फ़र्क नहीं आता। ओके, इसके बाद लास्ट पे है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। आजकल जो है वो आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी होगी कि वो हम क्या करते हैं, एक चीप सी मेटल लेते हैं, उसके ऊपर किसी भी जो हमारे पास एक्सपेंसिव मेटल होता है उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, मसलन जो आजकल ज्वेलरी चल रही है उसके ऊपर हम कोई चीप किस्म की क्वालिटी लेते हैं, उसके ऊपर गोल्ड की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम जो है उस लेयर के चढ़ाने को उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो ये था आज के लिए, होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।